सभी मित्रों को राम राम प्रणाम। सभी दर्शकों का आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि बोलने का मन नहीं करता, बोलना पड़ता है। ये मोदी इतना चालाक आदमी है ना कि जब जब इससे जनता नाराज़ होती है, ख़ासतौर से जब सवर्ण नाराज़ होते हैं, तो ये अपने स्टार प्रचारक को मैदान में उतार देता है। इस समय अच्छा भला माहौल बना हुआ है। सवर्ण बुरी तरह नाराज़ है। उनको कुछ पुराने जन्मों की याद आ गई, तो यूजीसी रोल बैक, रिजर्वेशन, सारे सवर्ण दिल में अच्छी तरह से जानते हैं कि रिजर्वेशन को कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? इसलिए नहीं कि रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है या रिजर्वेशन होना ही चाहिए और कम से कम इसी फॉर्म में रहना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उसमें वाकई 70 साल में जैसे हर समाज में, हर संस्था में कुरीतियाँ आ जाती है, वैसे रिजर्वेशन में भी बहुत सी कुरीतियाँ आ गई हैं। अगर इनका थोड़ा बहुत निदान हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। रिजर्वेशन तो रहेगा, रहना चाहिए, क्योंकि शायद अब तो कुछ लोगों की वो बिल्कुल मानसिक आवश्यकता बन गई। उसके बगैर ना वो जो जी पाते हैं ना सोच पाते हैं। तो हम ये कहें कि नहीं, हमें समाज को व्यवस्थित करना है, आगे खड़ा करना है, सबल बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना, वो बेकार की बात है। रिजर्वेशन कहीं नहीं जाएगा, रिजर्वेशन को जाना भी नहीं चाहिए। थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर लेने चाहिए ताकि सारे तबकों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन मैं तो खुद ही बहक रहा हूँ। तो बात ये होगी कि यूजीसी हो गया, रिजर्वेशन हो गया, इन सब बातों को लेकर सवर्ण बहुत खफा हो गए और सवर्णों को लगा कि तिलचट्टों की सुनी जा सकती है। हम तो महान लोग हैं, हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही। और मोदी तो जब आए थे तब इन्होंने लगा था कि साहब वो तो हमारी भर भर के सुनेंगे। खैर, हम बुरी तरह से नाराज़ हैं। और हाँ, मैं भी नाराज़ हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली ये समझ में आया कि अगर एट्रोसिटी एक्ट और यूजीसी जैसे काले कानून अगर रहेंगे, बीज रूप में भी अगर रहेंगे, तो इनसे कभी भी वटवृक्ष बनेगा और इनका कभी भी दुरुपयोग होगा। एट्रोसिटी एक्ट को तो लाने वाले लोग भाजपा ही हैं सारे। और इन एक्ट्स को ला करके इन्होंने शायद दलितों का भला नहीं किया है, इन्होंने सकपाल महाराज का भला किया है। 5 फीट 6 इंच के अम्बेडकर को 125 फीट की बड़ी प्रतिमा में कन्वर्ट करने का काम पूरा का पूरा भाजपा का है। और भाजपा ही एक इकलौती राजनीतिक पार्टी है कि जिसने दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, और इन लोगों ने कभी भी उसको 2 पैसे का नहीं गांठा। ना तो ये उसको वोट देते हैं। और दलितों में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो वाकई दलित है, गांव में बसा हुआ आदमी, वो तो आज भी बहुत ही प्रसन्न हो जाता है अगर उसको कोई राशन या कोई घर या कुछ ऐसा मिलता है। ये जो मोटे दलित है ना, जिनकी वजह से रिजर्वेशन में समस्या है, आरक्षण में, मोटे दलित कौन से हैं आप जानते हो? जो IAS IPS 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से लाभ ले रहे हैं। एक बोली थी अभी किसी उसमें बोल रही थी कि हमने अभी तो लाभ लेना शुरू किया। अरे भाई, लाभ लेना नहीं शुरू किया, ये आपकी चौथी पीढ़ी है जो अब लाभ ले रही है। खैर, तो मोदी महाराज ने अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया। अच्छा भला पप्पू था, अब की बार पप्पू वालों ने सोचा तो उसको जननायक जैसा भारी भरकम टाइटल दे दिया। जननायक बना दिया तो जननायक के बोझ तले वो कुछ ज़्यादा ही निखर के सामने आ रहे हैं। और खुदा न खास्ता किसी ने इनको विदेश भेजा था। अब की बार जो 20 दिन की जो सीक्रेट इनकी वो थी, यात्रा थी, इसमें इनकी ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया हुई है। आपकी ये बात माननी पड़ेगी, अब की बार भाई डटा हुआ है मैदान में। वरना इतने दिन में तो 3-4 दिन में वो थक जाता, अब तक सोने चला जाता है। लेकिन समहाउ किसी ने पीछे से उसको कोई बढ़िया आई एम द कॉम्प्लान बॉय टाइप करके उसको खड़ा कर रखा। और एक और ट्रांजिशन हुआ है। एक ट्रांजिशन ये हुआ है कि जो इनको ज़बरदस्ती लोग युवा नेता कहते थे और युवा नेता कह के उनसे युवा जैसी हरकतें करवाने की कोशिश करते थे, अब की बार वो अपने 56-57 वर्ष के ही कद में आ गए हैं, उसी काठी में आ गए हैं और मेंटोर की भूमिका में जाना चाहते हैं। तो नेहा सिंह राठौर और जो भी इनके साथ फ़िलहाल उस पर मंच पर देखी गई से मुझे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति करेगा, तरह तरह की बातें करेगा, लेकिन इधर ये काम करना शुरू करते हैं और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर से एंटी हिंदू, एंटी सनातन के उबाल आने शुरू हो जाते हैं।
क्या हुआ साहब, वो अजय राय साहब हैं। अजय राय साहब ने अयोध्या में एकादशी के दिन मछली भोज रखा। उनके स्वागत में, लोग कहते हैं उनके स्वागत में रखा गया, उन्होंने रखा, पता नहीं, क्योंकि देखो स्वागत तो तब होता है जब पैसा कहीं से आता है। पैसा अब आज की डेट में स्पॉन्सर्ड ही होता है राजनीतिक दलों का। राजनीतिक दलों के लिए कोई फूल मालाएं अपने घर के पैसे से लेके आता नहीं है। तो साहब वो उन्होंने एकादशी के दिन कर लिया। अब आप उनसे कोई सवाल करेंगे तो वो कहेंगे नहीं साहब, ये तो खान पान की तो स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता और सनातन में ये लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं, इतना कंफ्यूज। उनसे पूछेंगे आप कौन है, हम सनातनी हैं। सिर घुटवाए रहेंगे, चंदन लगाए रहेंगे, हम सनातनी हैं। लेकिन सनातन पाखंड नहीं, पाखंड सनातन में नहीं चलता है, तो इसलिए हम पाखंड नहीं कर रहे हैं। हमें आज मछली खानी है तो हमने मछली खानी। तो फिर सनातन है क्या? फिर सनातन है क्या? अगर वो सनातन एकादशी नहीं है, सनातन मंगलवार नहीं है, सनातन जीव हत्या नहीं है, सनातन सच बोलना नहीं है, सनातन मतलब फिर आप सनातन को कैसे व्याख्या देंगे? बस खाली मैं सनातन हूँ इसलिए, क्योंकि इतने सनातन होने से हमारा दूसरा जो कट्टर वाला मौलवी है ना, वो डटा रहता है कि ये आदमी सही है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाता है और हमारे लिए काम करता है। तो साहब हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने में अब आ गए। आजकल लेटेस्ट चल रहा सकपाल महाराज का दिया हुआ मनुस्मृति। मनुस्मृति में तो क्या क्या लिखा हुआ है, 3000 श्लोकों को किसने पढ़ा हुआ है? पूरे भारतवर्ष में ढूंढने पर भी मेरे ख्याल से 3 से 4 लोग से ज़्यादा नहीं मिलेगी जो कह सकें कि मैंने पढ़ा भी है, मनन भी किया है, चिंतन भी किया है और उसका ये अर्थ है। जाहिर बात है, हर इतने बड़े ग्रंथ में बहुत से संदर्भ होते हैं, बहुत से रेफरेंस होते हैं। कहीं पर कोई बात कही जाती है, उसका एक संदर्भ होता है, कह दिया जाता है। तो उन्होंने कहा साहब मनुस्मृति रिग्रेसिव है, और किनके लिए है? कन्याओं के लिए है, महिलाओं के लिए है। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके खुद जो स्वयं, अरे नहीं, इसमें तो एक बड़ा भारी शब्द रहेगा ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो पितृसत्तात्मक समाज के लिए, समाज मनुस्मृति की देन है और मनुस्मृति ने पितृसत्तात्मक समाज स्थापित किया है जिसमें महिलाओं का अधिकार नहीं है। ये वो व्यक्ति कह रहा है कि जो पितृसत्तात्मक की ही, पितृसत्ता की ही वजह से राजनीति में खड़ा है। स्वयं मर्द होते हुए भी स्वयं वो अपने बाप दादों की कमाई खाने के लिए राजनीति में खड़ा हुआ, और उसके घर की महिलाएं तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसको लेके वो साथ चल रहा है। न बाप का नाम होता, न सोनिया गांधी होती, न सोनिया गांधी होती, न वो इतना बड़ा उनको साम्राज्य मिलता है इस देश का। और फिर उसके बाद उनकी बहन जी आ गई, तो वो प्रियंका वाड्रा होते हुए भी गांधी को लेकर आना उनके लिए आवश्यक हो गया। फिर उनके बच्चे भी हुए, उनको भी उन्होंने रोहन वाड्रा और इन सब से लेकर के गांधी लेकर आए। इतना बड़ा एग्जाम्पल पितृसत्तात्मकता का क्यों? क्योंकि वो आपके फेवर में जाता है, इसलिए आप उसका उदाहरण नहीं दे रहे। दूसरे सारी की सारी पितृसत्तात्मकता आपको इन्हीं 85% में क्यों मिल जाती है, इन्हीं हिंदुओं में, सनातनियों में क्यों मिल जाती है? आप इनकी जड़ें उखाड़ने पे क्यों लगे रहते हो? महाराज सकपाल आप जान रहे होगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो महाराज सकपाल ने मनुस्मृति का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा। कौन सा अंग्रेजी वर्जन? जो किसी यहाँ पर किसी अंग्रेज ने संस्कृत पढ़ के उसको तथाकथित रूप से ब्रिटेन भेजा, जहाँ पर कि वो ट्रांसलेट हुई। ट्रांसलेट होने के बाद आई। एक बात और जान लीजिए, ट्रांसलेशन, अनुवाद एक बहुत बड़ी कला है, और अनुवादक वही नहीं हो सकता है कि जिसने वो 2 भाषाएं पढ़ी हुई हो, है ना? क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा के विशेष शब्द का दूसरी भाषा में वैसा ही कोई आपको शब्द मिले आवश्यक नहीं है। आवश्यक है 90% शब्दों में ऐसी हेरफेर होती है कि जो वो कहना चाह रहा है एक उसमें अनुवाद, एक भाषा में, वही दूसरी भाषा में पूरी तरह से मिल जाए। तो सकपाल महाराज ने वो अनुवाद पढ़ा था, तो कितना तो उन्होंने संस्कृत को समझा था, कितना उस संस्कृत वाले ने अंग्रेजी में समझा था, और अंग्रेजी वाले ने कितना समझा पाया था, जिसको लेकर के महाराज यहाँ रूठ गए और मनुस्मृति की प्रतियां वगैरह जलाने लगे, क्योंकि उसमें बहुत सी गंदी बात दिखाई दी। महाराज मनुस्मृति
मनुस्मृति हिंदुओं का विशिष्ट ग्रंथ है, ये तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्या मनुस्मृति ही एक ग्रंथ है जो सनातन को डिफाइन करता है? चलिए, मनुस्मृति एक स्मृति है, 18 स्मृतियाँ हैं उसमें, परशुराम, याज्ञवल्क्य और पराशर, व्यास, इन सब की मनुस्मृतियाँ हैं, जो मनु से भी शायद ज़्यादा पावरफुल लोग रहे होंगे, ज़्यादा विद्वान लोग रहे होंगे, या ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति रहे होंगे। और उससे भी बड़ी बात, समाज की संरचना में जो जो बदलाव आते रहे होंगे, उन्होंने समाज के आचार व्यवहार विचार के लिए स्मृतियों का लेखन किया। वो स्मृतियाँ हमेशा एक गाइडलाइंस रही हैं, वो हमेशा एक नैतिक आधार रही हैं किसी भी समाज के चलने के लिए। वो कभी भी बाइंडिंग थी ही नहीं इस समाज पर। कभी भी किसी भी राजा ने, किसी भी हिंदू राजा ने किसी भी मनुस्मृति के आधार पर शासन नहीं किया। वो अपने कानून स्वयं लिखा करते थे, उनके गाइडिंग फोर्स ये स्मृतियाँ हुआ करती थी। और ये स्मृतियाँ उस समय के ये बहुत बड़ा कोट है, उस समय के आचार, समाज के हिसाब से आचार व्यवहार निर्धारित किया करती थी। उस हजारों साल पुरानी मनुस्मृति को आज की डेट में आप हमारी खोपड़ी पर मारना ही चाहते हो कि नहीं साहब, आप इसकी वजह से करते हो और इसमें ये गलत बातें लिखी हुई। पिछले 1000 सालों में तो हिंदुओं का कहीं राज रहा नहीं, मनुस्मृति से कोई समाज चला हो ये तो कहीं लिखा नहीं। और अगर ये पिछले, चलो उतना भी पुराना भूल जाओ, मुग़लों के ज़माने में ये 190 साल का तो आपके पास लिखित इतिहास है जो अंग्रेज़ों का था, और उसके बाद 80 आपके हो गए। तो भाई साहब 270 सालों में अगर आप मनुस्मृति की मनः स्थिति से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हिंदुओं में आप मतभेद लगातार पैदा करते रहें, उनकी वर्ण व्यवस्था को कलुषित और इस तरह से कहते रहें। अरे मैं कहता हूँ विश्व का कोई एक देश बताइए जिसमें लिखा तो सब कुछ हो, लेकिन वो समता समरस है क्या, समरसता है क्या, वहाँ समता मूलक है क्या? कहीं नहीं हो सकता, संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऊपर वाला ही एक ढांचे में, एक सांचे में, ये ऊपर वाले ने बनाया, उसने जानवरों तक का तो डिफ्रेंशिएट करके रखा है। जानवर भी एक ही वैरायटी का जानवर, एक ही स्पीसीज़ के जानवर की शक्लें आप अलग अलग देखते हो। मनुष्य बनाया उसने, हर एक के हजारों अंग प्रत्यंग होने के बावजूद हर मनुष्य अलग बनाया उसने। वहाँ आप कहते हो नहीं, समता मूलक हो जाएगा, और उसी स्टेज पे खड़े होकर पितृसत्तात्मकता को गाली देते हो। और एक दूसरे वर्ग की, दूसरे धर्म की कन्या जो है वहाँ पर अगर हिजाब पहने खड़ी रहती है तो उन हिजाब, हलाला, 3 तलाक और क्या न क्या आज इस चिपचिपी गर्मी में हिजाब पहन के, बुर्का पहन के 40, 42, 46 डिग्री में जो स्वयं कैद होकर के दिखाई दे रही। पहली चीज़ तो वो कभी नहीं बोलती कि वो कैद है, आप उसको कभी नहीं बोलते हो कि वो कैद है। आपको फ्री किसको करना है? नेहा राठौर का। नेहा राठौर तो वैसे ही 6 इंच के पजामे में पहले घुमा करती हैं, उनकी फ़ोटो में आपको 50 मिल जाएगी। उनसे ज़्यादा उच्छृंखल और उनसे ज़्यादा स्वतंत्र कौन है? लेकिन नहीं, आपको तो नैरेटिव बनाने से फुर्सत ही नहीं। अब हुआ क्या, अब जैसे हमारे जैसे लोग जो नाराज़ हैं तो इस पूरे समाज की संरचना एक सिक्के की तरह नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात ये ना कि हर बार लोग कहते हैं सिक्के के 2 पहलू। सिक्के का कोई 2 पहलू नहीं। ये इस समाज की संरचना रूबिक क्यूब की तरह 6 के 6 जो उसके तल हैं उनको एक एक रंग में लाना और उनको बैलेंस करना, ये बड़ी भारी कला है। हम अच्छे भले मोदी से नाराज़ चल रहे हैं, इस बार उनको वोट नहीं देंगे। हो सकता है इस बात पे और भी अभी मतभेद बढ़ें कि वो जो सवर्णों के लिए कुछ नहीं करते, सवर्णों वो पक्का मोदी क्या कहना चाहिए, जातिवादी है, और जातिवादी भी उसकी अपनी जाति है, और वो ओबीसी और दलित के ही फेवर के लिए सारे काम करता है। सवर्णों को वो धेला नहीं देने वाला। सवर्ण उसके लिए एटीएम की मशीन है जो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा देते हैं सरकार को, और सरकार उससे अपने प्रिय बच्चों को भोजन पानी रहने सहने की व्यवस्था करती है। सारी सरकारें करती थी, लेकिन इतना खुलकर कोई नहीं करता। तो
इस रूबिक क्यूब में जो 2-3 तल बिगड़े थे रिजर्वेशन के नाम पर, एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर, यूजीसी के नाम पर, उसको भैया अपने जननायक पप्पू जननायक आकर के बीच में खड़े होकर के हमें फिर उधर ही ढकेलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यार सब बातें सही हैं, लेकिन इससे बड़ा खतरा ये है कि अगर एक नहीं रहेंगे तो ये हिंदुत्व तो नहीं रहेगा। कभी कभी मन में लगता है हमने ठेका ले रखा है क्या हिंदुत्व का, हम ही नहीं रहेंगे तो हम कौन सा हिंदुत्व को देखने वाले हैं, जो होगा सो होगा। लेकिन भाई लोगों, ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल काम है। तो अजय राय से लेकर के और जननायक तक को मेरी सलाह यही है कि बेवजह के जो शगुफे एक बार आप लोगों ने गढ़ लिए हैं, तो स्मृतियों से देश नहीं चलता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था 1947 में, तब 600 जातियाँ दलित थी। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद आपने 1200 जातियाँ दलितों की कर दी। जातियाँ आप पैदा कर रहे हो, मनुस्मृति नहीं पैदा कर रहा। मनुस्मृति तो ना कहीं पढ़ने में मिल रही है, ना किसी के पास आज की डेट में पढ़ने की उसको फुर्सत है। ठीक है भाई लोगों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। राम राम।